नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। दोस्तों, आज का एक टॉपिक ऐसा है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है, या यूं कह लें कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से कि जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो उन पे कैपिटल गेन टैक्स वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि कैपिटल गेन टैक्स किस वजह से आ रहा है, क्यों हमें डिपॉजिट करना चाहिए कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी वगैरह सेल पे। तो उसके रिगार्डिंग हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे फाइल करेंगे, और जो अप्रोप्रिएट टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आता है वो गवर्नमेंट को जमा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स जो आता है वो कैपिटल एसेट्स पे आता है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है वहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैपिटल एसेट्स कौन सी चीज़ होती है। तो दोस्तों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बात डिक्लेयर किया गया है कि कौन कौन से आइटम जो है कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो पहला यहाँ पे है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जिसको एसएससी ने हेल्ड किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, चाहे वो बिजनेस कनेक्शन में हो आपके या ना हो। तो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, वेदर कनेक्टेड टू योर बिजनेस और नॉट। तो बिजनेस से चाहे उसको कनेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, दोनों दशाओं में वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। ठीक है, अगला है कोई एनी सिक्योरिटी हेल्ड, कि कोई शेयर या सिक्योरिटी आपने हेल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर होगा। जैसे किसी कंपनी के आपने शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स वगैरह ले रखे हैं, या यूं कह लें कि म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, तो उसे भी कैपिटल एसेट्स की श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक आता है यूलिप की बात की जाती है, जो नया इंसर्ट हुआ है कि यूलिप जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू किए गए हैं और जिनका प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। वो कौन कौन सी हैं? जैसे है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, परचेज सेल करने का काम कर रहे हैं, उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। उसको अगर आप सेल करते हैं तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। अगली चीज है यहाँ पे पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट्स जो हैं वो आपके कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, यानी कि इनको अगर आप सेल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। तो पर्सनल इफेक्ट में जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे पहनने के कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहनने के लिए ज्वेलरी भी होती है। तो क्या ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में कवर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो ज्वेलरी वगैरह जो है ये कैपिटल गेन की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। ठीक है, अगली चीज ये है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है जो कि आपके कैंटोनमेंट एरिया या शहरी क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र से डिक्लेयर्ड वो बाहर हैं, तो वो कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में कवर नहीं होंगे और इनके सेल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वो रूरल एरिया में होने चाहिए, लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, शहरी एरिया का एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स जमा करना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे अराइज होगा। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे है जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है, वो 6.5% के बॉन्ड हैं, 7% के बॉन्ड हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हैं। ये सारे जो हैं ये बॉन्ड्स कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों 4-5 चीजें हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं है, यानी कि उनको अगर आप सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उन पे कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। पहला कौन सा था? स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में जो जैसे हमने बताया कि पहनने के कपड़े हो गए, फर्नीचर वगैरह, घरेलू सामान हो गए, आपका फ्रिज, कूलर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होंगे। और बॉन्ड्स हैं, गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर हैं, इन पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे एक डिबेटेबल मैटर है कि पर्सनल इफेक्ट में कौन सी चीजें कैपिटल एसेट्स हैं और कौन सी चीजें कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो दोस्तों मैं उन चीजों पे बात करने जा रहा हूं कि जो पर्सनल इफेक्ट में तो आते हैं लेकिन वो कैपिटल एसेट्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट में आते हैं लेकिन वो कैपिटल एसेट्स होते हैं, यानी कि अगर उनको आप सेल करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा और आपको उस पर अप्रोप्रिएट जो भी टैक्स कैलकुलेट करके आएगा वो डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहां पे हम बात करें सबसे पहले ज्वेलरी।
ज्वेलरी हालांकि है तो पर्सनल इफेक्ट, लोग बियर करते पहनते हैं इसको, लेकिन ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट से बाहर किया गया है, यानी कि ज्वेलरी कैपिटल एसेट्स है, इसको अगर आप सेल करते हैं तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब जो कहने का मतलब सीनरीज वगैरह हैं, ऐसे कह लो आप, ठीक है, या ऐतिहासिक कुछ मूर्तियां हैं, कुछ चित्र हैं, उनको अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं या उनको ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स अराइज होता है। अगला है ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ठीक है, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं पर्सनल इफेक्ट से बाहर की गई हैं और ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर होती हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, ठीक है, और उस पर आपको टैक्स जमा करना पड़ता है। ठीक है। अब दोस्तों एक बात अगली ये है कि क्या सारे प्रॉपर्टी पे, ज्यादातर केसेस जो आते हैं वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड आते हैं, जैसे किसी ने लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, या लैंड बिल्डिंग बोथ, बना बनाया घर बेच दिया, तो क्या वहां पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगर प्योर एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, शहरी कृषि भूमि है शहर के अंदर, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स आएगा और प्रॉपर तरीके से उसकी रिटर्न में फाइल होगी ये चीजें, और टैक्स डिपॉजिट एप्रोप्रिएट जो बनेगा वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और अगली चीज ये है, कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है कि भाई जो प्रॉपर्टी हमने सेल की है वो हमारी नहीं है, हमारे दादाजी की थी, हमारे ग्रैंडफादर की थी, या ग्रैंडफादर के फादर की थी, या हमारे ग्रैंड मदर की थी। अब उनको वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है, क्योंकि अब ग्रैंडफादर नहीं रहे या ग्रैंड मदर नहीं रही, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके जो है पोते वगैरह को, बेटे को। तो अल्टीमेटली अब जब वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो गई तो ऐसे केस में अब आप ओनर हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी के, और उस प्रॉपर्टी को जब आप सेल करेंगे दोस्तों तो उस पर ऑटोमेटिक कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा, अगर वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो, ठीक है। अगर लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड अगर शहरी क्षेत्र में है तब कैपिटल गेन टैक्स जरूर आएगा, ठीक। तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी पे आपको कैपिटल गेन टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो भी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट करके आएगा। और अगली चीज ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी 50 साल 60 साल पहले खरीदी गई थी, 500 रुपए 200 रुपए 100 रुपए में खरीदी गई थी, आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर यहां देखा जाए तो कैपिटल गेन टैक्स बहुत हैवी आता है एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। और कैलकुलेट करते समय जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है तो वहाँ पे कैपिटल गेन बहुत ह्यूज आता है और वहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाता है। तो दोस्तों कैपिटल गेन जो है वो दो तरीके से यहाँ पे होता है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग अलग पीरियड बताए गए हैं कि कितने पीरियड तक आपने प्रॉपर्टी को रखा है तो वो लॉन्ग टर्म है, और कितने समय से कम रखा है तो वो शॉर्ट टर्म है। तो दोस्तों एक छोटा सा केवल एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग या बोथ की मैं बात कर रहा हूँ, लैंड हो गया बिल्डिंग वगैरह हो गई। तो इस केस में अगर 24 मंथ से ज्यादा आपने उसको होल्ड किया हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आप 24 महीने से ज्यादा के मालिक रहे हैं उसके बाद अगर उसे आप सेल कर रहे हैं तब वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यहाँ पे डायरेक्टली 20% का टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सेल जितने में किया माइनस कॉस्ट जो भी निकल के आता है अल्टीमेटली उस पर 20% का टैक्स जमा किया जाता है इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ऐसे केस में दोस्तों जो है वो स्लैब रेट पे कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल के केस में, उस पर जो भी कहने का मतलब रेट अप्लाई होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, उस रेट से उस स्लैब रेट से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई भी हो उस पर 20% का ही टैक्स यहाँ पे मूव होता है। तो अगली चीज ये है कि जो भी लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज वगैरह कर रहे हैं तो वो अपना पूरी तरह से इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वो अपनी आयकर रिटर्न में फाइल करें और उसको दिखाएं, उस पर जो भी अप्रोप्रिएट टैक्स बनता है उसको वो गवर्नमेंट को जमा करें, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि जो रजिस्ट्री होती है लैंड बिल्डिंग वगैरह की, जो रजिस्ट्री होती है वो बाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से होती है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होता है जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज सेल वगैरह किए जाते हैं वो सारी की सारी रजिस्ट्री जो है अल्टीमेटली वो एक रिपोर्ट बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सबमिट करते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब सबमिट हो जाती है तो अकॉर्डिंगली एक टाइम पीरियड के बाद डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेती है कि एसएससी ने प्रॉपर इस पर टैक्स जमा किया, अपनी रिटर्न फाइल की कि नहीं की, तो इस पर वो इंक्वायरी करते हैं, नोटिस वगैरह सर्व करके रिटर्न वगैरह मंगाते हैं और टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की और उस पर जो भी टैक्स बनता है आपने प्रॉपर डिपॉजिट नहीं किया, आपने रिटर्न नहीं फाइल की,
तो ये अल्टीमेटली ट्रेसिंग का पॉइंट है, डिपार्टमेंट आपको ट्रेस जरूर करेगी, उसके बाद उस पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी वगैरह बहुत ह्यूज अमाउंट वो कलेक्शन करते हैं डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। तो इस तरीके से तो सारे उन एसएससी से या टैक्स पेयर से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह वो सेल कर रहे हैं उसको प्रॉपर अपनी टैक्स रिटर्न में फाइल करें और अप्रोप्रिएट जो भी टैक्स बनता है उसे वो डिपॉजिट करें गवर्नमेंट को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। होपफुली ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी। अगेन मैं दूसरे टॉपिक के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन राइट मी इन टेक्स्ट इनबॉक्स, आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।